है गाइस, वेलकम टू लॉकडाउन फिजिक्स। इस प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं प्लस टू के सिलेबस की बात। ठीक है, प्लस टू का सिलेबस जैसे कि आपने सबने देख ही लिया होगा स्टूडेंट्स ने कि प्लस टू का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें जो हमारी सबसे पहले यूनिट्स होती है लगभग 7 मार्क्स होते हैं उसमें एच पी में, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड द अदर इज स्टैटिक्स। ओके, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू चार्जेस। ओके, दैट इज रिलेटेड टू चार्जेस। और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी, एट रेस्ट। स्टेशनरी और एट रेस्ट, या फिर स्लोली मूविंग, वेरी स्लोली। ओके, एस एक्चुअली स्लोली मूविंग। ओके, तो हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इट कंसिस्ट द स्टडी ऑफ स्टेशनरी और स्लोली मूविंग चार्जेस। ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट भी बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंपल। तो हम सिर्फ रेस्ट की बात नहीं करते, एक्चुअली स्लोली मूविंग चार्जेस की बात भी हम इसमें कर सकते हैं। ये दोनों को डिफाइन करने में काम आ जाता है। वेरी स्लोली मूविंग चार्जेस। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो होगा कूलम्स लॉ, जो मेन टॉपिक है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस को, जो कि मैक्सिमम को पता ही होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हम बहुत ही यू नो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस ये होती है, इट इज अ फिजिकल, ठीक है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर। ठीक है, जैसे कि हमारा एक कलर होता है, ठीक है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। वैसे ही हमारा चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इनके जैसी ही। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा, जैसे कि मैक्सिमम को पता ही होगा इलेक्ट्रिक, जो फर्स्ट टाइप होगा वो क्या पता होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव ले लो, चलो नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। और दूसरा होगा पॉजिटिव। ठीक है, इनके नेचर के ऊपर बेस्ड हम उसे कहते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है उसको हम नेगेटिव कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है उसे पॉजिटिव कहते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगा, इसमें बस आप ऐसे थोड़ा सा इसका मतलब जान लीजिए कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, इसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो हमेशा हर जगह को स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं, हर जगह को इक्वल फोर्स लगाते हैं। मतलब इसका ऐसा है कि अगर लेट सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने कुछ मान लिया x, और सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब सेंटर से यहाँ का यहाँ डिस्टेंस x हो गया और सेंटर से यहाँ का यहाँ डिस्टेंस x है, लेट सपोज। तो इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स, लेट सपोज यहाँ पे पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जितना फोर्स ये चार्ज लगाएगा, ठीक है, इस प्लस क्यू पे उतना ही फोर्स ये चार्ज लगाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी वही क्वांटिटी का चार्ज रखूँ, उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर उसी डिस्टेंस पे रखूँ, मतलब कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज आपका ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है या साउथ में है या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, इसका कोई असर नहीं है। अगर मतलब इस एरिया में जो लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, रेडियस आर, ठीक है, अगर मैं इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक क्यू चार्ज रख लूँ तो उस वो हर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये होगा स्फेरिकल सिमेट्रिक। ठीक है, तो जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगी, सिंपल सा बात है, अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगी वो होती है हमारी
सेंट्रल फोर्स होती है। मतलब क्या होती है सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि इसके ऐसा लगेगा कि इसके सेंटर पे फोर्स लग रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम यहाँ इसके फोर्स को इमेजिन कर सकते हैं या इसके इसके यू नो सर्कमफ्रेंस से इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके सेंटर टू सेंटर फोर्स लगती है हमेशा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है दो प्लैनेट्स के बीच में या दो मास बॉडी के बीच में, सेंटर से इमेजिन करते हैं हमेशा। ठीक है, जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सेंटर से करेंगे, इसके बाहर से या आउटर लेयर से नहीं, सेंटर से। ओके, तो हमारा चार्जेस भी सेंट्रल फोर्सेस होती है। ओके, तो हम चार्जेस की बात करते हैं। तो चार्जेस को जो यूनिट होती है, चार्जेस की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। ठीक है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसके नाम पे ये नाम पड़ा है कूलम्ब। नाउ लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग करने के मेथड है। हम एक न्यूट्रल बॉडी को किस किस टाइप से चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड बात करते हैं हम बाय फिजिकल कांटेक्ट। बाय फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, तो इसमें सिंपल से हम अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा कहते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, न्यूट्रल है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में ले आते हैं, लेट अस सपोज दिस हियर इज अ कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, तो इसका जो चार्जेस है, लेट अस सपोज इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्जेस, इसके जो चार्जेस है ये ट्रांसफर हो जाएंगे न्यूट्रल कंडक्टर में, और यहाँ पे हमें शो होंगे कुछ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, सपोज इसके ऊपर अगर 5 कूलम, या लेट सपोज इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके ऊपर हमने 10 कूलम चार्जेस ले लिया, तो कांटेक्ट करने के बाद इस पे 5 कूलम आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो इस पे भी 5 कूलम आ जाएगा। कुछ टाइम के बाद इन दोनों में 5-5 कूलम आएगा। तो हमने क्या कर दिया, एक न्यूट्रल कंडक्टर को हमने कंडक्टिंग मटेरियल से एक कंडक्टेड मतलब जो इसके पास पहले ही चार्ज्ड है, चार्ज्ड मटेरियल से हमने क्या कर दिया उसको, ये एक चार्ज्ड मटेरियल था, इसको कांटेक्ट करके हमने क्या कर दिया, इसको एक चार्ज्ड बना दिया हमने, इसको भी हमने एक चार्ज्ड बना दिया। ठीक है, तो इसको हमने इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा समझ लीजिए जैसे कि मान लो आपके पास एक आयरन रॉड है। ठीक है, आयरन रॉड है, ये आयरन रॉड एट रूम टेम्परेचर है। अगर आप इसे एक हीटेड रॉड के साथ, हीटेड आयरन रॉड होगी, तो आप इसको अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो आपको पता होगा कि ये अपनी हीट लूज करेगा और ये इससे अपनी हीट गेन करने लग जाएगा। तो ये कुछ टाइम बाद ये भी गर्म होने लग जाएगी और ये थोड़ी ठंडी होने लग जाएगी। कुछ टाइम बाद इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है। सेम फिनोमिना इसमें अप्लाई होता है कि चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, सिंपल। ओके, सेकंड वन विल बी हमारा डिस्कस करेंगे हम फ्रिक्शन। ठीक है, वाई फ्रिक्शन, और कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कुछ सर्टेन फिजिकल कंडीशन में, जो कि सुटेबल फिजिकल कंडीशन में रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं, तो एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज लूज करेगा और दूसरा चार्ज गेन करेगा। ठीक है, चार्ज गेन करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे आ जाएगा नेगेटिव। तो रविंग के कारण क्या होगा, एक पॉजिटिव बन रहा है दूसरा नेगेटिव बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी चार्जिंग हो रही है। मतलब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे हमारी चार्जेस अपीयर हो रहे हैं, इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल है, अगर हम आपने बचपन में देखा होगा कि करते होंगे, कोई मैक्सिमम करते ही है कि अपने वालों को एक स्केल से, जो प्लास्टिक का स्केल होता है उससे रब कर लेते हैं। तो वो स्केल जब हम एक छोटे छोटे प्लास्टिक के कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
उसके ऊपर चिपकना शुरू कर देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर चिपकते हैं। कुछ इस टाइप का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम उस स्केल को अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं, तो जो हेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और जो स्केल है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चार्जिंग कर ली दो मटेरियल की। हेयर के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज ले आए हो और स्केल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग। ठीक है, सिंपल। तो हम कुछ इसको डिवाइड कर सकते हैं कुछ मटेरियल्स को। कई बार ये MCQ में पूछा जाता है, तो आप इसे याद भी रख सकते हो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमें पॉजिटिव चार्ज देते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमें नेगेटिव चार्ज देते हैं वाई रबिंग। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ नेगेटिव। ठीक है, जो हमारा ग्लास है वो रब करने पे पॉजिटिव देगा और जो सिल्क है वो नेगेटिव देगा। फर है इस केस में, पॉजिटिव के केस में, और यहाँ पे है प्लास्टिक। आपकी बुक्स में लिखा होगा, आप वहाँ से इजीली दे सकते हो। यहाँ लेट सपोज अपने ड्राई हेयर होते हैं और यहाँ पे कॉम्ब होती है, एटसेट्रा। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे रब करने पे फ्रिक्शन के कारण हमें चार्जिंग के फिनोमिना को शो करते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड करने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक हो सकता है किसी किसी के लिए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। आप इसे नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जब ये टॉपिक आएगा, इट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, इस केस पे हम क्या करते हैं कि जिप्सम एक न्यूट्रल कंडक्टिंग मटेरियल होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास, लेट अस सपोज इसको थोड़ा खड़े को बनाते हैं न्यूट्रल वाले को, ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ये आ गया न्यूट्रल। ठीक है, एंड से डोनेट करता हूँ। लेट सपोज मैंने इसको एक चार्ज्ड मटेरियल, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है, उसके नज़दीक ले आया हूँ, काफ़ी नज़दीक ले आया हूँ। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, ये इस टाइम दूसरा वाला, ये वाला इस टाइम न्यूट्रल है। तो इन पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये जो नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, इस न्यूट्रल कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्जेस है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और इसके अपोजिट साइड में आ जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ओवरऑल तो ये न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल ही रहेगा, जितने नेगेटिव आएंगे उतने पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है सारा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वाला सारा चार्ज ग्राउंड हो जाता है, तो इसके ऊपर आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। तो हमने क्या कर दिया, बिना कांटेक्ट में ले आए, बिना इनको जोड़े हमने क्या कर दिया, इसमें नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस कर दिया। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो इसको कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ने हमारे न्यूट्रल कंडक्टर को जब पास ले आए, तो यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड कुछ चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए। ठीक है, तो ये हो गई चार्जिंग वाई या चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, जो ये चार्जेस इंड्यूस्ड हुए, ठीक है, इसके कारण जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए, इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड चार्जेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ये वाले चार्जेस जो इंड्यूस्ड हुए हैं इन्हें कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, और जिनके कारण, इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण वो इंड्यूस्ड हुए हैं ना, जिनके कारण ये चार्ज इंड्यूस्ड हुए हैं, इनको बोलते हैं इंड्यूसिंग। ओके, इनको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्जेस। ओके, सिंपल। तो ये था हमारा फिनोमिना, जिसे कि था डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर, सिंपल मेथड्स। तो हम कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे चार्जेस की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की अच्छे से बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे एडिशन वगैरह के बारे में। ठीक है,
एडिशन, कंजर्वेशन ऑफ लॉ और हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ चार्जेस। हम चार्ज को ऐड कैसे करते हैं? चार्ज हमारे सिंपल नंबर की तरह ऐड हो जाता है। जैसे कि लेट सपोज आपके पास Q1 चार्ज है और Q2 चार्जेस है, Q3 चार्जेस है, इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एडिशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, ये हो गई, इतना ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो दूसरा हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो आपके टोटल चार्ज होते हैं, लेट सपोज एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको बाहर के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो इसके अंदर क्वांटिटी रहेगी वो अंदर ही रहेगी। ठीक है, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ये बाहर वाले के साथ अनटच्ड है, बाहर वाला कुछ भी सिस्टम हो उसके साथ अनटच्ड है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, मींस इसका मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम एज एनर्जी, जैसे कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे ही इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये टूट गया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में ले लीजिए, एक टूट गया बी प्लस सी में। ठीक है, अगर बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ना ही इसके पास 0 होंगे ना ही इसके पास 2 होंगे, इसके पास हो सकता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तभी होगा ना 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। कैसे लिख लिया? 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 2। पहले जितने चार्जेस थे उतने ही चार्जेस बाद में रह गए, तो ये हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक रियल एग्जांपल देता हूँ यूरेनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा 92। ठीक है, मास नंबर की बात रहने दीजिए। ठीक है, कुछ भी वैसे लिखते हैं, इसे छोड़ दीजिए। तो इसका एटॉमिक नंबर है 92। ये टूटा है थैलियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 90 और प्लस 2 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट दैट इज हीलियम में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वही चार्जेस को डोनेट कर रहा है, वो क्या है? 92। ठीक है, ये वाला क्वांटिटी, एंड फॉर यहाँ राइट हैंड साइड जो क्वांटिटी है 90 प्लस 2 इक्वल टू 92। 92 और 92 चार्जेस आर क्या है? चार्जेस आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि चार्जेस कंजर्व्ड है या नहीं है। अगर वहाँ पे चार्जेस कंजर्व्ड नहीं है तो वो प्रोसेस हमारी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, कैन नॉट एग्जिस्ट वहाँ पे अगर चार्जेस कंजर्व नहीं है। तो एक और बात करते हैं हम। ठीक है, लेट अस सपोज अगर मेरे पास एक गामा, आप मुझे बताएंगे ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्लस ई पॉजिटिव। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, व्हाट इज पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है एग्जैक्टली बस इसका जो चार्ज है वो उससे अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, बाकी सारी क्वांटिटीज सेम रहेगी। जैसे इसका मास सेम रहेगा, इसका दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, इसका चार्ज की क्वांटिटी सेम रहेगी एटसेट्रा, लेकिन इसका बस अपोजिट चार्ज रहेगा। अगर पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव है तो इसका पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, क्या ये प्रोसेस, इसके पास जो गामा है इसके पास न्यूट्रल होता है, ठीक है, एक्चुअली लाइट की तरह है, तो इसके पास जो है 0 है, चार्ज है। तो ये क्या, ये फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिबल है, मतलब क्या ये हमारी प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकती है? तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे? इसके पास पॉजिटिव, सॉरी, इसके पास नेगेटिव, ओके,
इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव होता है। इन दोनों के पास मैंने जैसे बताया था आपको, ये इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, मतलब इसके पास इसके जितना नेगेटिव होगा इतना ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, मान लीजिए इसके पास अगर 1 है तो इसके पास भी 1 होगा, तो ये कितना आ गया 0, और यहाँ पे भी कितना है 0, दोनों के पास हो गया चार्ज 0 इक्वल टू 0, मतलब चार्जेस आर कंजर्व्ड, ठीक है, चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो ये प्रोसेस हमारी पॉसिबल है, ठीक है। इसे याद रखना आपने, अगर आपको भूल चुके हो तो इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये किस क्या होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंटी पार्टिकल आप बाद में बड़ी क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसमें बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है ना जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन की जनरेशन की थी, इसे बोलते हैं हम पेयर प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं कि हे स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट्स है, आपसे पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में, आपका आंसर हो सकता है 50 हो सकता है, कोई बोलेगा 50 है, कोई बोलेगा 110 है, कोई बोलेगा 20 है, ठीक है। तो आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो मुझे कहेगा कि भाई मेरे क्लास में तो 51.3 स्टूडेंट्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ये भी है क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये हमेशा 1 के मल्टीपल में होगा, मतलब एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा, ठीक है। 1 हो सकता है, 0 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, दैट इज 1 2 0 1 2 3 4 डैश 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 टू एन नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे लेट अस सपोज एक बार है, ओके, बार है, यहाँ पे सिर्फ कपल्स को एंट्री मिलती है, ठीक है, सिर्फ कपल्स को ही एंट्री मिलेगी। तो मैं आपको पूछूं कि बार में क्या वहाँ पे 31 पीपल होंगे, हो सकते हैं क्या, क्या वहाँ पे 17 पीपल हो सकते हैं? वहाँ पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एंट्री सिर्फ कपल्स को दे रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब सिर्फ 2 के जोड़ों में ही पीपल अंदर जा रहे हैं। अगर 2 के जोड़ों में पीपल जा रहे हैं तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल्स होंगे वो हमेशा 2 के मल्टीपल में ही होंगे। लेट्स सपोज अगर वहाँ पे एन नंबर ऑफ जोड़े चले गए हैं तो यहाँ पे एन इंटू 2 होगा। मान लो वहाँ पे 6 अगर गए हैं तो वहाँ पे 6 इंटू 2 12 होगा। तो नंबर ऑफ पीपल्स के 16 क्या ना 18 पीपल हो सकते हैं, यस 18 पीपल हो सकते हैं, क्योंकि 9 इंटू 2 18 होता है। क्या वहाँ पे 14 हो सकते हैं, यस 7 इंटू 2 14 हो सकता है, तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ समथिंग, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ कपल्स बोल देंगे हम यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ एनी क्वांटिटी। तो अगर हम बोलेंगे कि ये 2 है, हमेशा एक ही जैसा नंबर है, ठीक है, कपल्स बोल दिया तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा, आगे कोई भी नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि 7 2 14 14 पीपल होंगे, 8 2 16, ठीक है 16 होंगे, तो ये 2 एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, जैसे 7 8 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हो गए, 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है, कपल्स में 2 ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एन से, और 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लेट अस सपोज ई से। तो ये हो गया एन ई, ठीक है। ये एन क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई क्या कर रहा है, कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मेरे इस हाइपोथेटिकल केस में 2 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ सिर्फ 3 के जोड़े ही जा सकते हैं तो एन ई कितना होगा, 3 होगा। वैसे ही हमारा जो चार्ज क्या होता है, ये क्वांटाइज्ड होता है, ये हमेशा ई के मल्टीपल में ही होता है। जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा एन ई होता है। ई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, ठीक है। मतलब है कि जो चार्ज है वो प्लस माइनस एन ई होगा, ठीक है। आप प्लस माइनस अगर मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तो ये कह सकता हूँ कि ये जो चार्जेस है ये हमेशा प्लस माइनस एन ई ही होंगे, ओके। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एन का मतलब नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है।
तो फिर ये हमेशा किसके मल्टीपल में होंगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होंगे। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, ठीक है? प्लस माइनस हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो डैश 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 एन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। कभी भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आधे के बराबर चार्ज नहीं होगा या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं होगा। वहाँ पे इनके नेचुरल नंबर के इंटीग्रल के बराबर ही चार्ज होंगे। तो ये ठीक है, ये हो गया। तो एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्जेस या फिर चार्जेस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्यों होते हैं, ठीक है? इसका बेसिक आंसर ये है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है? या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, डैश 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 टू एन नंबर्स, ठीक है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैंने वही 1.6 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लिया फ्रॉम हीलियम टू नियॉन, ठीक है? हम ऐसा कभी नहीं कह सकते। ये हाइपोथेटिकल कैसे, हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, ठीक है? कभी भी इस तरह के पॉइंट में कभी भी नहीं कर सकते हैं। इस नेचर के कारण हमारे पास आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। वेरी सिंपल, ओके? अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में भी ज़रूर कहिए। मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और टेक्निक यूज़ करूँगा। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ठीक है? इनवेरियंस का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज, इनवेरियंस इज दैट प्रॉपर्टीज जो कि स्पीड या फिर वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है? इंडिपेंडेंट होती है इनके, ओके? मतलब जो चार्ज है वो स्पीड, मटेरियल की स्पीड कितनी है जिस पे चार्ज है, लेट सपोज एक मटेरियल उस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी स्पीड कितनी है, चाहे वो रेस्ट पे हो, ओके, या फिर उसकी स्पीड 1000 मीटर पर सेकंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके ऊपर 10 कूलम है तो वो 1000 मीटर पर सेकंड पे भी 10 कूलम ही रहेगा, ठीक है? ये होता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ठीक है? ऐसे तो ये बहुत सिंपल लग रहा है कि भाई चार्ज उतना ही रहेगा, स्पीड से क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब हम रिलेटिविटी की बात करेंगे वहां पे आप देखेंगे कि जो लेंथ है, ठीक है, जो टाइम है, ये स्पीड के साथ चेंज कर जाते हैं, स्पीड के साथ चेंज कर जाते हैं। लेकिन जो हमारा चार्ज है वो काफ़ी वो है, स्टबॉर्न है, जिद्दी है, ये चेंज नहीं करता है। चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं कर देता है, चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है? इसे याद रखना आप, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ठीक है? कि ये स्पीड और वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। हर एक वेलोसिटी या स्पीड पे सेम चार्जेस होगा, वो चार्जेस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? और ये था हमारा इनवेरियंस ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज तो इतनी ही थी। लेट्स डिस्कस द मेन टॉपिक। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, ठीक है? द मेन टॉपिक, इसको आप काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बाकी मैंने जल्दी जल्दी बता दिए थे। ये है हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है। ये हमें बताता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है? सिंपल। तो कूलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, तो उसने एक्सपेरिमेंटली ये पता किया था कि जो फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में वो कैसी है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट सपोज एक पॉइंट चार्ज है, ये सेकंड पॉइंट चार्ज है। हमें पता है कि जो फोर्स लगती है वो हमेशा इनके सेंटर टू सेंटर लगती है, पॉइंट चार्जेस के ऐसे, ठीक है? सेंटर टू सेंटर, लेट सपोज द डिस्टेंस इज आर, ठीक है? और इसका जो मैग्नीट्यूड है मैंने ले लिया Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है Q2। मतलब इसका जो पास जो चार्ज है Q1 है, इसके पास जो चार्ज है Q2 है। हमारे को मतलब नहीं है इस टाइम, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हम कह रहे हैं बस ये Q1 Q2 है, ठीक है? ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्जेस हो सकते हैं। ये फोर्सेस center to center with where the distance between the charges q1 q2 is r।
तो हमने जब उसने कूलम्स जी ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हें पता लग गया तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है, ऐसे थी वो Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर। मतलब कि अगर हम Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के को बढ़ा रहे हैं, चाहे Q1 का बढ़ा रहे हैं, चाहे Q2 का बढ़ा रहे हैं, चाहे दोनों को बढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो फोर्स है उसमें इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। और उन्होंने नोटिस किया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी 1/r², ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा 1/r², इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है r², ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम r², 1/r² नहीं, r² को जब हम सिंपली बढ़ाएंगे, जब हम r को बढ़ाएंगे तो हमारी जो फोर्स है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। जब हम फ्रॉम 1 एंड 2 हमने सिंपली इनको कनेक्ट किया तो हमने पता लगाया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 y r², सिंपल। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इसके इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे आएगा Q1 Q2 एज इट इज दिस Q1 Q2 y r², दिस इज अवर कूलम्स लॉ, ठीक है। अगर आपको +1 का ग्रेविटेशन का कुछ रिकॉल होगा तो आपने देखा होगा कि फोर्स, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो होती है किसके बराबर होती है, एक्चुअली इक्वल टू होगा, ये होती है कुछ कांस्टेंट g, मास ऑफ वन बॉडी एंड मास ऑफ टू सेकंड बॉडी बाय r²। मतलब दो बॉडीज है, उनके सेंटर टू सेंटर फोर्स होती है इसमें भी, तो उनके बीच की जो फोर्स है वो ऐसी होती है g जो कांस्टेंट है m1 m2 बाय r², जो कि आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली एक जैसे है, ठीक है। k की g की जगह k, m1 q1 m2 q2 r², ठीक है। जहाँ पे भी r² होता है इसको कहते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब वन इनवर्स, इनवर्स का मतलब 1/, इनवर्स समथिंग 1/, इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ में जो भी फोर्सेज होते हैं ये हमेशा सेंट्रल फोर्सेज होती है, सेंटर टू सेंटर लगती है। तो इसे हमेशा याद रखना आपका, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि जो कूलम्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने भूलना नहीं है। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू एफ, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 y r², ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपने जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको एक अलग नोटबुक या पेजेस करने हैं, उनको लिखना है, जो मैं स्टार्ट करूंगा वो आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हमारा कूलम्स लॉ होगा। यहाँ पे जो के है, ठीक है, इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारी, जो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे उनके बीच का जो मीडियम क्या है। तो जो मीडियम है, ऐसे पॉइंट चार्जेस थे ना, तो जो हमारे पास मीडियम एयर भी हो सकता है, वैक्यूम हो सकता था, ठीक है, या फिर हमारे पास वाटर हो सकता था, एटसेट्रा। मीन्स कि अगर हम लेट सपोज ये दो चार्जेस को एयर में रखते हैं तो उनके बीच की फोर्स अलग होगी, अगर हम उनको वाटर के अंदर वही दो चार्जेस रखेंगे उनके बीच में फोर्स अलग होगी। इसको हम कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट सपोज ये एक वॉल है, वॉल, ठीक है, रिजिड वॉल है, और ये फ्लोर है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर मान सकते हैं आप, ये आप है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बॉल रोल की, सर्कुलर स्फेरिकल बॉल यहाँ पे रोल की, तो आपने कुछ फोर्स लगाई, आपने मिनिमम फोर्स लगाई कि वो बॉल इस दीवार को टच करे, ठीक है, आपने कुछ फोर्स लगाई इस दीवार को टच करे इन एयर, यहाँ पे है क्या, अभी एयर है, ठीक है, दैट इज वो फोर्स है एफ मिनिमम। तो आपने अगेन, अब मैंने क्या दिया इस केस में, मैंने यहाँ पे सेकंड के, ये फर्स्ट था, अब सेकंड केस में मैंने यहाँ पे वाटर भर दिया, क्या वही मिनिमम फोर्स इस बॉल को यहाँ पे दीवार पे टच करवा पाएगी? नहीं, क्योंकि पानी के अंदर होने के कारण ये वॉल क्या करेगी, वो पानी इस बॉल को
रोकने की कोशिश करेगा, जिससे के कारण हमें इस बॉल को इस दीवार को टच करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ इस वाटर के केस में जो होगा एफ मिनिमम होगा ग्रेटर देन एफ मिनिमम इन एयर, ठीक है। तो मतलब फोर्स के ऊपर मतलब फर्क पड़ रहा है, किसके कारण, आपके पास मीडियम क्या है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पत्थर ही भर दिए सारे में, ठीक है, ऐसी कुछ रिजिड सी बॉडी भरी, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब नामुमकिन ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ टच करना, ठीक है। तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो यही हमें डिफाइन यहाँ इस इक्वेशन में यही जो के है हमें इस नेचर के बारे में हमें बता रही है, ठीक है। आपको ये दीवार वगैरह याद नहीं रखनी है, आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके। ये थी हमारी एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। तो अब हम बात करते हैं की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जो के होता है इसकी वैल्यू होती है 1/, इन एसआई यूनिट इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है इन एसआई यूनिट में, ठीक है। जो ये होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है हमारा अब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी, इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। और जो ई आर होता है ये होता है रिलेटिव, ठीक है, परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है ये होती है कांस्टेंट वैल्यू, जो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। यूनिट कैसे निकालते हैं हम इसकी बात करते हैं। और जो ई आर होती है ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है मीडियम, कि आपके मीडियम कौन सा है, ठीक है। और इसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअली, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है हम हमारी परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, वैक्यूम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम यहाँ पे वाटर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारा फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ठीक है, फ्री स्पेस में जो हमारी के की वैल्यू होती है, जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर ई आर क्या हो जाता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे फ्री स्पेस में बात होती है, फ्री स्पेस में के की वैल्यू होती है। तो हम इस वैल्यू को फ्री स्पेस के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r² इन केस ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की एक वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी, जो के की वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, एंड यूनिट, ठीक है। हम यूनिट कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, ओके। तो हम इस फॉर्मूले को देखते हैं, एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के लिख रहा हूँ Q1 Q2/r², ठीक है। बस हमने अगर के की यूनिट निकालनी है तो बस के को एक साइड रखो और बाकियों को एक साइड कर लो, दैट्स ओके। तो यहाँ पे हमने के इस साइड ले आया है, इस साइड रखा है, चलो इजी तरीके से एफ इज इक्वल टू के, ठीक है, ऐसे कर देते हैं ना के। तो r² यहाँ से ऊपर चला जाएगा, r² यहाँ आएगा, ये नीचे चला जाएगा Q1 Q2, ठीक है। तो k इज इक्वल टू एफ r² Q1 Q2 पूरा ही लिख लेता हूँ। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, r² मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को डोनेट कर रहा है तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 ये मतलब दोनों ही चार्जेस है, तो सी कुलम कुलम, तो ये कुलम स्क्वायर, और नीचे है तो नेगेटिव। ये यूनिट हो गई, किसकी यूनिट हो गई, के की ये यूनिट हो गई, ठीक है ना।